जय हिंद साथियों, अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें, आप सब लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बहुत सारा ऐसा चीज है जो हिडन है, जो आपको अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे एग्जाम टूर चैनल पर कल ही से अपलोड कर दिया गया है, यानी कि टेलीग्राम पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये बात से अवगत नहीं हो पा रहे हैं कि क्या बाहर स्टेट वाले भी भर सकते हैं, तो भर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या सभी के लिए, यानी कि सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग अनिवार्य है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, सभी के लिए कंप्यूटर और टाइपिंग अनिवार्य नहीं है। पंचायत सचिव यानी कि पंचायत सेवक जो होंगे उनके लिए टाइपिंग और कोई कंप्यूटर की जरूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्व कर्मचारी बनना चाहेंगे उनके लिए भी कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ये कर रहे थे कि क्या हम इंटर पास हैं तो भर सकते हैं। हाँ, आप इंटर पास हैं, यदि आपका अगस्त तक 18 साल आयु पूर जाता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सब कुछ डिटेल इसमें देखेंगे। थोड़ा सा पहले बता दें, वैसे अभ्यर्थी जिनका टाइपिंग अच्छा है वह हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग कर सकते हैं, उनके लिए मैक्सिमम होगा कि सभी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैसे विद्यार्थी एक एक पोस्ट के लिए नहीं करना है, सभी के लिए करना है। आप वरीयता दिया जाता है, उस तरीका से आप करेंगे। एक एक पॉइंट को हम समझाएंगे जो कि आपके अंदर जो कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएगा। सबसे पहले एक बात आप जान लें, जो भी अभ्यर्थी यदि इंटर पास हैं वह भरेंगे। साथ ही साथ मैट्रिक के बाद यदि आप आईटीआई किए हैं तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और यदि कोई डिप्लोमा किए हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मैट्रिक और समकक्ष, यदि आप हिंदी संस्कृत से भी आप किए हैं कोई कोर्स तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल इंटर वाले हैं, कोई भी आपका समकक्ष का डिग्री है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे ज्यादा समस्या ईडब्ल्यूएस को लेकर और एनसीएल को लेकर और जाति आय निवास को लेकर होता है। आपसे मैं बताऊंगा वह प्रक्रिया आप अपनाइएगा तो 2 दिन में आपका एनसीएल भी बन जाता है, 2 से 3 दिन में ईडब्ल्यूएस भी बन जाता है, 1 से 2 दिन में जाति आय निवास भी बन जाता है। यानी कि आपको उस प्रोसेस से चलना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? सेम प्रोसेस है। यदि आपके पास, चूंकि आप अब यहां से ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, अंत तक वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण होगा कि मैं बता नहीं सकता हूं। दूसरी बात, एक बात आप जान लें कि यदि बिहार में कोई भी अभ्यर्थी सही से फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, कहीं गलती नहीं करते हैं, कहीं एरर नहीं करते हैं, तो समझ जाइए उनका 50% रिजल्ट उसी दिन क्लियर हो गया। यदि आप फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो खासकर मैं बता दूं, बीएसएससी इंटर लेवल आपको मौका नहीं देगा। यह बीपीएससी नहीं है कि आपको बार बार सुधारने का मौका दिया जाएगा। तीसरी बात आप समझिएगा, पिछला बार जो बीएसएससी इंटर लेवल आया था 2014 वाला वैकेंसी, उसमें भी आप जानते हैं कि एनसीएल को लेकर कितना मारामारी हुआ था, जबकि कोर्ट ने भी बाहर कर दिया। लेकिन लास्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सभी नेताओं के द्वारा, सभी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास करने के बाद एक रास्ता निकाला गया और उस रास्ते पर अभ्यर्थी का कल्याण हुआ। तो इसलिए ये आप सोच लें कि इस बार नहीं होगा, क्योंकि उस बार बहुत लेट वैकेंसी में हो गया था जिसके कारण से कर दिया गया था। तो इस बार ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका आवेदन शुरू होगा 27/9/2023 से। ये द्वितीय इंटर। आपका सामान्य अध्ययन बहुत कमजोर है तो आप देख सकते हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्न इसमें मिलेंगे और एनसीईआरटी के पैटर्न पर ये सामान्य अध्ययन को तैयार किया गया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप इसे ले सकते हैं। ये पूजा प्रकाशन का बुक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में उपलब्ध होगा। इसका लिंक दे दिया जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुक यदि लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा बुक है। इसमें देखिएगा, ये बहुत बेहतरीन तरीका से तैयार किया गया है ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, इवन आप इंटर स्तरीय की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। लेवल की वैकेंसी है, इस बात को भी समझेंगे। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 02/2023 का है। यदि लास्ट डेट की बात करेंगे तो आवेदन का अंतिम तिथि है 11/11/2023। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इस पर विशेष फोकस करिएगा। आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स 11/11/2023 तक का होना चाहिए। इससे पहले का डॉक्यूमेंट्स है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बस एज क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यदि आप इंटर पास हैं, यदि आपके पास डिप्लोमा है, यदि आपके पास आईटीआई का डिग्री है, यदि आप संस्कृत से भी इंटर पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
तीसरा बात, एक बात ध्यान देंगे, सभी अभ्यर्थी से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, मात्र 10 मिनट आप समय देते हैं तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो फिर बार बार आप एग्जाम टूर को कॉल कीजिएगा कि सर एनसीएल में गलती हो गया, सर ईडब्ल्यूएस में गलती हो गया, सर हम महिला हैं कहां से क्या करेंगे, सर हम बाहर के शादीशुदा महिला हैं, बिहार में शादी हुआ है तो हम क्या करेंगे। सबका कंफ्यूजन केवल और केवल एक वीडियो में दूर किया जाएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक देखेंगे। वैसा बात जो सभी लोग अभी तक नहीं बता पाएंगे उसको मैं चुन के लाया हूं ताकि आपका कल्याण हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें है कि ये इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होगा। अब आप बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे से पूछेंगे कि सर कंप्यूटर वाला क्या है, तो जितना भी एलडीसी का पद होगा उसमें आपके पास चाहिए। यहां पे देखिएगा पद का नाम विभाग दिया गया है, विभाग का नाम वेतन मान दिया गया है, लेवल वाइज बताया गया है, और यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दिया गया है, या यहाँ पे तकनीकी योग्यता दिया गया है, यहाँ पे वांछनीय योग्यता दिया गया, आरक्षित अनारक्षित सभी वर्ग के लिए अलग अलग सीट दिया गया है। टोटल सीट की यदि बात करेंगे तो 11,098 सीट है। ये एक बड़ा संख्या में वैकेंसी है, बहुत सारे अभ्यर्थी इसका वेट कर रहे थे। वैसे अभ्यर्थी, इस बात में आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो सीजीएल का अच्छा से तैयारी किए हैं और सीजीएल में किसी कारण से, क्योंकि आप भी देखे होइएगा प्रश्न पत्र को लेकर लगातार अभ्यर्थी आरोप लगा रहे थे और उसमें एक एग्जाम कैंसिल किया गया लेकिन सभी नहीं किया गया, तो उनका तैयारी जबरदस्त है जो कि इसमें अच्छा कारगर करेंगे। तो नए अभ्यर्थी को मैं यही कहूंगा कि आप अभी से आप अपने जीएस को अच्छा कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अच्छा कर लें, जीके जीएस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर सभी को अच्छा कर लें, तब आपका रिजल्ट होगा। यहां पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक के लिए आप लिए एलडीसी का पद है, इसमें इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन आना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, क्योंकि बिहार में यदि आप हिंदी जानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है बहुत कम समय, तो ये सब देख लें। अब थोड़ा सा आते हैं, ये सबके पास होगा, यदि आपके पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम में जाइएगा, एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर, और वहां से आपको मिल जाएगा। अब देखिए फाइलेरिया निरीक्षक स्वास्थ्य विभाग में होगा, लेवल 4 का जॉब है, ये बहुत अच्छा, इंटर पर केवल है, ये विज्ञान होना चाहिए, यह बात देखेंगे। सहायक अनुदेशक टंकन मंत्रिमंडल सचिवालय में भाषा विभाग में होगा, लेवल 4 का ये भी जॉब है, इंटरमीडिएट या समकक्ष होना चाहिए, इसमें टाइपिंग चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऐसा विभाग है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए, यानी कि यहाँ पे आपको टाइपिंग का जरूरत नहीं है, तो आप देख लेंगे। इस तरीका से बहुत ऐसे हैं जहां पे टाइपिंग नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ऐसा चीज है जहां पे आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आगे आते हैं, देखते हैं, यहां भी टाइपिंग नहीं है। राजस्व कर्मचारी में कोई टाइपिंग की जरूरत नहीं है, कोई कंप्यूटर ज्ञान की जरूरत नहीं है, यह बात आप देख देंगे। ज्यादा संख्या में पंचायत सचिव के लिए भी कोई आपका लेवल 3 का ये जॉब होता है, थोड़ा सा वेतन कम होता है, लेकिन आप जानते हैं पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी के लिए सभी अभ्यर्थी मारामारी करते हैं, क्योंकि ये एक मालदार पोस्ट है, इसमें कहने में किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, आप भी जानते हैं। तो इसमें टाइपिंग का कोई जरूरत नहीं है यदि आप इंटरमीडिएट हैं अथवा उसके समकक्ष का आपके पास डिग्री है तो। अब देखिए ये सारा चीज सभी लोग बताए हुए हैं, अब कहां से दिक्कत है, कहां से आप नहीं जानते हैं, उसके बारे में मैं आता हूं। और एक बात आप देख लें, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, यानी कि यदि आप दिव्यांग है तो आपके पास दिव्यांगता सर्टिफिकेट है और सही में आप है तो आप एलिजिबल हैं, आपके पास दिव्यांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। कब तक का होना चाहिए, तो 11 से पहले का होना चाहिए। आगे आइएगा, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देख लीजिएगा, अच्छा तरीका से देखिएगा, यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के तिथि तक अभ्यर्थी के मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट उपयुक्त तालिका में वर्णित पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपके पास जरूरी होना चाहिए। यानी कि जिसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया है, एडीसीए डीसीए का, वह आपके पास होना चाहिए। जिसमें टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया है वह आपके पास होना चाहिए। जिसमें हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग अनिवार्य है वो आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है फिर भी आप केवल इंटर है तो भी बहुत सारा सीट है जो आप उसके लिए भर सकते हैं। अब यहाँ पे आइए, केवल 2-4 पद को छोड़ दें तो अब यहाँ पे आइएगा, आप देखिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप महिला हैं और शादीशुदा महिला हैं तो आपका जो जाति, आय, निवास या कोई भी कागजात बनेगा वह आपके पिता के नाम से बनेगा, न कि आपके पति के नाम से बनेगा। ये गांठ बांध के रख लीजिएगा। यदि आप मैट्रिक पास हैं तो मैट्रिक का आपके पास प्रमाण पत्र यानी कि मार्कशीट होना चाहिए, और अंक पत्र जो एक आता है शुरू में वो होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। 1-2 साल बाद जो ओरिजिनल आता है वो भी आपके पास होना चाहिए। अभी नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग के समय दिखाना पड़ता है।
इंटर पास है तो इंटर का अंक पत्र तो सबको साथ साथ आ जाता है, लेकिन 2 साल बाद ओरिजिनल आता है, वो भी आपके पास होना चाहिए। अभी नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के समय जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस समय आपको देना होगा। तीसरी बात मैं बता दूं, वैसे अभ्यर्थी जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या आधार कार्ड में कोई गलती है तो वह सुधार करने का प्रयास कर लेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका एनसीएल 1 साल पुराना का हो गया है तो उसमें सुधार, यदि कहीं गलती है तो फिर से नया एनसीएल बनवा लेंगे। अब थोड़ा सा आते हैं क्या क्या चाहिए यदि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। आप बिहार के अभ्यर्थी हैं, आपको आरक्षण का लाभ किन किन मुद्दों पर मिलेगा यहां पे अब आ जाइए, अच्छा तरीका से समझेंगे जानेंगे। यहां पे दिया गया आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा करेंगे। यानी कि आप यदि ओबीसी में आते हैं, या ओबीसी में भी 2 कैटेगरी बिहार में बनाया गया है, आपको भी मालूम है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरी बात मैं बता दूं, एससी एसटी में आप आते हैं तो आप 100% संतुष्ट होने के बाद, क्योंकि देखिएगा भीड़ बहुत होगा फॉर्म भरने में, तो अभ्यर्थी पीछे वाले क्या करते हैं, बहुत समय लगा रहा है, यह मूर्ख है। इस सारे बात को ध्यान से हटा दीजिएगा। आप जब तक एक एक कागजात अपना नहीं मिला लीजिएगा तब तक ऑनलाइन जहां भी अप्लाई करिएगा वहां से उठने का प्रयास नहीं करिएगा। कोई कुछ भी कह दे कि बहुत समय लगता है, कितना धीरे आप काम करते हैं, तो भी सब कुछ त्याग कर आप उस काम को करिएगा ताकि आपका फॉर्म सही से भरा जाए। यदि फॉर्म सही से अप्लाई नहीं करते हैं कोई मौका नहीं मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे। इस बात को ध्यानपूर्वक समझेंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहां पे आइए, आपको बनवाना क्या है, तो जाति आपके पास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये उसके बाद निवास, जाति आय निवास 3 बन जाता है। उसके बाद एनसीएल के लिए अप्लाई किया जाता है। ईडब्ल्यूएस विद्यार्थी भी जाति आय निवास बनवाने के बाद ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करते हैं। खासा मैं बता दूं, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी देखेंगे 1 साल से पुराना आपका ईडब्ल्यूएस मान्य नहीं होता है। यदि आपका 1 साल से पुराना हो गया है तो आपको फिर से बनवाना पड़ेगा। ये विद्यार्थी ध्यान देंगे, 3-4 प्रकार के जो विद्यार्थी हैं उनको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यानी कि यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो भी आप ध्यान देंगे। यहाँ पे कहा गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी का मतलब हुआ कि आपका सीओ साहब जिस तरीका से आप ब्लॉक से आय जाति निवास बनवाते हैं वहीं से बनवाना है, जिला स्तर से नहीं बनवाना है। ये बात आप ध्यान देंगे। सक्षम पदाधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए। वैसे अभ्यर्थी जो ये कहेंगे कि मेरा 10 दिन 15 दिन का समय दिया जा रहा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप आय जाति निवास का अप्लाई कीजिए और 24 घंटा बाद ब्लॉक में पहुंच जाइए और वहां जो क्लर्क साहब होंगे उनको बोलिएगा सर मुझे एग्जाम देना है, इसको डिजिटली साइन कर दीजिए बंधु। तो डिजिटली साइन 2 सेकंड में हो जाता है और डिजिटली साइन हो गया, वो आपका बन गया। वेरीफाई कर देते हैं वो लोग, वो आपका बन जाता है। तो ये काम आपको करना होगा। जब लगे कि नहीं मेरा विलंब हो रहा है तो आप बस पहुंच जाइए, भैया एग्जाम है कर दीजिए, मेरा फॉर्म भरना है, हम वंचित रह जाएंगे, तो वो लोग कर देते हैं। पिछला बार भी बहुत लोगों को देखा गया कि सही सलामत कर दिए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाद बाकी आप वहां समझते हैं, जाइएगा आप उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, रिक्वेस्ट पर काम हो जाता है। यदि आप जाते हैं वहां क्या परिस्थिति होता है उस परिस्थिति से भी आपको झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्रों को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि आप इस समय एनसीएल डाल देते हैं, ईडब्ल्यूएस डाल देते हैं या एससी एसटी डाल देते हैं, उस समय यदि आपके पास कागजात नहीं रहेगा तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, आपको अमान्य कर दिया जाएगा, आपको फॉर्म भरने से कोई लाभ नहीं होगा। इस बात को समझेंगे, आपको प्रस्तुत करना होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी कि किस स्तर का बनवाना है, तो ब्लॉक लेवल का बनना होना चाहिए। अब यहाँ पे आइए बंधु, हाथ जोड़कर विनती है, वैसे अभ्यर्थी जो पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग से आते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी ये सूचना है। इस सूचना को सुन लीजिए। आपके पास यहाँ पे देखिएगा प्रमाण पत्रों में चाहिए क्या क्या, तो यहाँ पे देख लीजिए पिछड़े वर्ग के अस्थायी अधिवास राज्य में, यानी कि आप यहाँ रहते हैं, अस्थायी निवासी हैं, तभी आपको क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए। निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के समय क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों के पास भौतिक रूप से कहने का अर्थ होना चाहिए कि आपके पास प्रमाण पत्र उपलब्ध है, यानी आपके पास जो कागजात है वह आपके पास फिजिकली तौर पर, यानी कि वह जो हार्ड कॉपी है वो आपके पास उपलब्ध होना चाहिए।
जिस तरीका से आपके पास मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आता है, ठीक उसी प्रकार से आप निकालिएगा, वह सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहां आप जब आवेदन करिएगा तो यहाँ पे काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाएगा, ये सब हटा दीजिए, अभी जो आपसे क्या एनसीएल नंबर मांगा जाता है। एनसीएल का नंबर क्या है, आय जाति निवास का नंबर क्या है, इशू डेट क्या है, इसमें आपको गलती नहीं करना है। एनसीएल का नंबर एनसीएल में चढ़ाना है और उसका इशू डेट में देना है। आय जाति निवास का नंबर आय जाति में चढ़ाना है, उसका इशू डेट उसमें देना है। एससी एसटी अभ्यर्थी जो हैं वो अभी ध्यान देंगे, ईडब्ल्यूएस वाले विद्यार्थी भी ध्यान देंगे, क्योंकि आप ये तीनों के साथ गलती हो जाता है। यदि आप गलती करते हैं तो बीपीएससी मौका देती है, लेकिन बीएसएससी इंटर लेवल कोई मौका नहीं देगा। ये आप कान खोल कर छोड़ लेंगे, सुन लेंगे। यदि आप यहां गलती करते हैं तो आप बाहर चले जाते हैं। 50% तैयारी यहीं से शुरू होता है। बिहार के ये जो बोर्ड है, यानी कि बीएसएससी सीजीएल हो चाहे बीएसएससी हो, इंटर लेवल हो, यहां पे देखिएगा आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला, यहां पे देखिएगा विवाहित महिला के लिए क्या कहा गया है। विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता एवं पता से, यहां पे देखिएगा पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति से। यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको मैं बता दूं कि यदि आपका जो जाति होगा, आय होगा, निवास होगा, यानी कि वह आपका यदि एनसीएल भी बनता है तो पिता के नाम से बनेगा, न कि पति के नाम से बनेगा। थोड़ा सा यहां दिक्कत कहां होता है, जैसे झारखंड की महिला जो हो गई बिहार में शादी हुआ है, यूपी की जो महिला हो गई उनका बिहार में शादी हुआ है, उन लोगों के साथ समस्या हो रहा है। यदि यह वीडियो मैक्सिमम शेयर होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचता है तो वो इस पर जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि वो लोग आपको वोट करते हैं, कई एक सालों से बिहार में रह रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ उन महिलाओं को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे लोग डेली हमको कॉल करके परेशान कर दिए हैं, तो मैं सोचा क्यों ना इसी पर यहाँ पे चर्चा कर दिया जाए। तो ये जरूर आप देखिएगा, यदि हो सके तो इस पर विचार कीजिए, क्योंकि आपको बहुत एक सालों से, 10 साल से जिसका शादी हुआ है, 5 साल से जिसका शादी हुआ है, कई एक बार आपको वोट भी दिए हैं, लेकिन उनको जब ये समय आप देते हैं कि पिता के नाम से बनेगा तो वह बाहर चली जाती हैं, बाहर की महिला हो जाती हैं, उस समय उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। थोड़ा सा इस पर रहम किया जाए। आगे आइए, सामान्य प्रशासन विभाग की ज्ञापांक की बात करिएगा तो 16/144 दिनांक 28/11/2012 ये सब है पदोन्नति को लेकर तिथि में। अब यहां पे आइए, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखेंगे, क्या कहेंगे, यहां पे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बताया गया है कि जिस तरीका से 36 आरक्षण आपको मिलेगा तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। अब एक बात मैं बता दूं, स्वतंत्रता सेनानी वाले ध्यान देंगे, स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी उन लोगों को तभी मिलेगा जब जिला लेवल का आपके पास सर्टिफिकेट होगा। यहां पे देख लीजिएगा, स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जो पोता पोती नातनी 2% आरक्षण दे है, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए अवर्गाकृत रिक्तियों में संख्या तालिका में दिया गया है। 36 आरक्षण के अंतर्गत चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षण गैर आते हैं, इसमें देख लीजिएगा आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा, अन्यथा कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा। अब थोड़ा सा एक झलक आप देख लेंगे, आपके पास नया फोटो होना चाहिए, वो भी 4 पीस, और उस फोटो को बनवाने जाइएगा तो कम से कम 8 से 10 पीस बनवा के रखे रहिएगा, ताकि भविष्य में उसका यूज होता है, पुराना फोटो नहीं लगाइएगा। तीसरी बात आप समझ लेंगे, आपके पास जो एनसीएल वाले विद्यार्थी हैं, कोशिश करेंगे कि कहीं भी मम्मी पापा किसी के नाम में एरर ना हो। यदि एरर हो जाता है तो उस समय फिर देखा जाएगा, लेकिन एरर लेस हो, एरर ना हो। ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी ये भी कोशिश करेंगे कि कहीं पर भी नाम पता किसी भी जगह एरर ना हो, और हमेशा डिजिटल साइन दिखना चाहिए, ये भी प्रयास करेंगे। तीसरी बात बता दें, एससी एसटी उम्मीदवार को भी इस बात पर ध्यान रखना चाहिए, और जब भी फॉर्म भरे तो ऊपर में एनसीएल नंबर चढ़ाना है तो एनसीएल चढ़ाइएगा, जाति आय निवास चढ़ाना है तो निवास चढ़ाएगा, यानी कि इसको नहीं छोड़ना है। तीसरा बात मैं बता दूं, अब अदर स्टेट वाले विद्यार्थी पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आप जनरल में काउंट होइएगा, जिस तरीका से जनरल का एज है उसी में आपको काउंट होना होगा, यानी कि अगस्त तक 1 अगस्त से जोड़ा जा रहा है, तो आपका एज 18 साल होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए या समकक्ष आप पास हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर का डिग्री है, टाइपिंग का ज्ञान है, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा आप जो पोस्ट में कंप्यूटर माना गया है उसके बाद आप सभी में एलिजिबल। तीसरी बात आपके बता दें, जो भी महिला पुरुष हैं बाहर के, वो केवल जनरल में काउंट होंगे, इस बात को आप समझ लेंगे। यहां पे आइए, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे,
ट्रांसजेंडर के लिए सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 12722 दिनांक 12/9/2014 के आलोक में किन्नर कोथी हिजड़ा ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर व्यक्तियों के पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ दे होगा। यदि आप इसमें आते हैं तो आपको भी लाभ मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना। अब यहाँ पे आइए, एक बात बताया गया है, उम्र सीमा की जो गणना होगी 1 अगस्त से होगा, यानी कि 8 माह जो है 1 अगस्त। यहाँ पे देखेंगे ये महत्वपूर्ण है, उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2023 से किया जाएगा। 18 वर्ष मिनिमम, 18 वर्ष एकदम मिनिमम, न्यूनतम। मैक्सिमम की बात करेंगे तो आप देखिएगा अनारक्षित पुरुष वर्ग, अनारक्षित महिला, पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, सभी के लिए ये पुरुष में आप काउंट होंगे, बाहर वाले स्टेट वाले तो आपको 37 वर्ष चाहिए। लेकिन बिहार की जो महिलाएं हैं जनरल की, उनको 40 वर्ष होना चाहिए। पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, पुरुष महिला 40 वर्ष। केवल और केवल जो बिहार के निवासी हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष रहे या महिला रहे, उनको 42 साल तक का छूट दिया गया है। वो इतना साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं, ये थोड़ा सा हो गया, अभी तक हम लोग क्या क्या चर्चा किए, योग्यता पर चर्चा कर लिए, आयु सीमा पर चर्चा कर लिए। उसके बाद आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपसे बता दूं, ये बात आप देख लेंगे, सभी शुल्क के बारे में जानते हैं। यहाँ पे यदि आप जनरल वर्ग में आते हैं, यानी कि सामान्य वर्ग में आप आते हैं, तो आपको 540 रुपया देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया देना होगा, यानी कि किनको, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा चूंकि सभी श्रेणी के महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए है। अगर आप अस्थायी निवासी हैं तो आप इसमें केवल 135 रुपया दे सकती हैं। सभी श्रेणी के बिहार, अगर विकलांग अभ्यर्थी हैं तो भी 135 रुपया दे सकते हैं दिव्यांग के लिए। लेकिन बाहर के आप विद्यार्थी हैं, बिहार से बाहर महिला या पुरुष, तो आपको 540 रुपया शुल्क देना होगा। अब यहाँ पे आइएगा, यदि 40,000 से अधिक अभ्यर्थी होते हैं तो एग्जाम होगा। ये तो 100% सत्य है, 40,000 से अधिक अभ्यर्थी हो जाते हैं, एक भी सीट निकलेगा तो भी हो जाएंगे। तो यहां तक 11,098 सीट की बात है। अब आइए, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें क्या होगा आप जानते हैं, आपका जीके जीएस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, बिहार सारे मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब थोड़ा सा आते हैं साइंस में, तो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से और आपका पर्यावरण से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं थोड़ा सा मैथ्स पर, तो मैथ्स में आपका वैदिक मैथ्स रहेंगे, और उसके बाद आप आइएगा तो आपका नंबर सीरीज, और उसके बाद आप आइएगा तो अर्थमेटिक, यानी कि एडवांस को छोड़ देंगे, नंबर सीरीज और अर्थमेटिक और वैदिक मैथ को मिलाएंगे तो इससे 25 प्रश्न रहेगा, और यहां से 25 में 25 उठाया जा सकता है। उसके बाद आते हैं तो रीजनिंग की बात करेंगे, तो रीजनिंग में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, और वहां से भी आप 50 में 50 उठा सकते हैं यदि आप अच्छा से मेहनत करते हैं, सही से डायरेक्शन में जाते हैं। एक प्रश्न यदि आप सही करेंगे तो 4 अंक मिलेगा, लेकिन वहीं एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 अंक काट लिया जाएगा। यह हुआ आपका। यदि आप किसी भी प्रकार का ओएमआर सीट से छेड़छाड़ करते हैं, कहीं गलत भरते हैं, तो आपका कॉपी जांच नहीं होगा, यह भी बात आप समझ लें। यदि आप बिहार में या किसी भी एग्जाम में अभी तक प्रतिबंधित है तो इस फॉर्म को भी अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, यह भी बात आप जान लेंगे। ये सारा चीज इसमें लिखा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, करेंट अफेयर की बात करेंगे तो करेंट अफेयर का जो प्रश्न होगा वह 8 से 10 प्रश्न रहते हैं, कभी कभी 15 भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, करंट पूरा तैयार होना चाहिए। इन सारे चीज को लेकर यहाँ पे देखिएगा, सामान्य वर्ग के हैं तो 40%, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं होता है, मैक्सिमम आपको लाना होगा। ऑनलाइन सब कुछ हो गया। अब किसी भी प्रकार का किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप हमसे कमेंट बॉक्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी दे दिया गया। एक घोषणा लिखना होगा, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं, मैंने आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा निर्देशों को भली भांति पढ़ लिया हूं। जब भी आयोग मेरे द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि मांगेगा, मैं निर्देशापूर्वक यानी कि आदेश के अनुसार मैं देने में सक्षम हूं या सक्षम रहूंगी। लेकिन कोई भी एरर पाया जाएगा तो इसके लिए हम जिम्मेवार होंगे। ये सारी चीज घोषणा में बोला गया है। तो आप कहीं गलती करते हैं तो उसके लिए आपकी जवाबदेही होगी, न कि आयोग का जवाबदेही होगा। आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, इन सारे चीज को लेकर बोला गया। तो एक बात आप अभ्यर्थी हैं तो ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं,
प्रयास करेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध करा के तब फॉर्म को अप्लाई करें। और इसके बाद आप किस प्रकार का वीडियो इस पर चाहते हैं जरूर बताएंगे, देख सकते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। यदि आपसे मैं बता दूं एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।